हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले के जो 6 प्रैक्टिस सेट थे वो चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका 11वां पद और 7वां पद क्रमशः 6.25 और 2.25 है। तो आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल निकालने का। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला पद a क्या है। यहाँ पे पहला पद है d सार्वंतर है, ठीक है। तो अभी तो आपको ना तो a पता है ना ही आपको d पता है, तो a और d हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 11वां पद और 7वां पद। तो समांतर श्रेणी के nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। जैसे 11वां पद दे रखा है 6.25, इसको हम कैसे ले सकते हैं। टी एन की जगह कितना जाएगा 6.25, ए प्लस एन माइनस एन कितना है 11वां पद है तो एन के पे आ जाएगा 11 माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। 11वां पद निकालना ना, 11वां पद कौन सा दे रखा है 6.25 दे रखा है, तो 6.25 यहाँ रख दिया हमने और ए की जगह पे ए आ गया, एन की जगह पे 11 आ गया और डी की जगह पे टी रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, तो 6.25 बराबर ए प्लस 10 डी, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं 7वां पद। 7वां पद कितना दे रखा है 2.25 बराबर ए प्लस इनके पे जाएगा 7 में से 1 हटा दें कितना जाएगा 6 डी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जब माइनस कर देंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा और ए से 1 कट जाएगा, 10 डी में से 6 डी घट जाएगा, कितना बचेगा 4 डी। 4 से 4 कट जाएगा आपका 1 बार। यहाँ से आपको डी की वैल्यू मिल गई कितनी 1, यानी आपको सार्वंतर मिल गया कितना 1 मिल गया। अब डी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.25 बराबर ए प्लस डी की जगह पे कितना रखेंगे 1, 10 गुणा 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6.25 माइनस के 10 बराबर ए। यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3.75 किसके माइनस के, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गई आपको, डी की वैल्यू मिल गई। हमें चाहिए क्या था एन पदों का योगफल। अब आपके पास सब कुछ है, यानी 15 पदों का योगफल चाहिए था, तो एन की जगह 15 आ जाएगा, ए की जगह पर 3.75 आ जाएगा और डी की जगह पर कितना आ जाएगा, डी की जगह पर 1 आ जाएगा। देखिए एस 15 पदों का योगफल चाहिए था, तो एस 15 बराबर हो जाएगा 15/2 2a 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 3.75 प्लस एन माइनस के 1, एन की वैल्यू कितनी है 15 माइनस के 1 गुणा डी की वैल्यू कितनी आई थी निकल के 1 आई थी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 15/2 यानी कि 7.5 और 2 का गुणा माइनस के 3.75 में करेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 माइनस के, ठीक है। प्लस 15 में से क्या था 14, 14 का 14 क्लियर। 7.5 गुणा 7.5 घट जाएगा 14 में से क्योंकि माइनस का है, कितना बचेगा आपका ये, तो 6.5 बचेगा, किसका प्लस का बचेगा, ठीक है। अब 6.5 में गुणा करना है हमें 7.5 का, क्लियर। दोनों गुणा करते हैं कितना जाएगा आपका 38.75, ठीक है, जो कि आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के पहले 153 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 170 और 180 है। यानी आपको यहाँ पर पहला पद दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 170, तीसरा पद दे रखा है यानी कि T3 दे रखा है कितना 180, ठीक है। आपको पता है कि एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवां पद का फॉर्मूला होता है Tn बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। डी क्या होता है यहाँ पे सार्वंतर। रख दीजिए T3 की वैल्यू कितनी है 180, तो 180 बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी थी 170 प्लस एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 में से 1 है तो 2 आ जाएगा 2 डी। 170 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 10 बचेगा, माइनस कर देंगे तो बराबर 2d, 2 से कट जाएगा 5 बार। तो यहाँ से आपको डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 मिल जाएगी, ठीक है। पूछा क्या है
153 पदों का योगफल। तो S153 बराबर हो जाएगा n/2 यानी कि 153/2। फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, तो n/2 + 2a कितना है 2 × 170 प्लस n-1 n-1 करेंगे तो 153 में से घटाने कितना जाएगा 152 इंटू डी कितना है 5 है। ठीक, इसको सॉल्व करना है हमें आगे। देखिए 153/2 तो यहाँ रहेगा, वही हो जाएगा आपका 340। यहाँ से 5 गुणा करेंगे कितना जाएगा ये आपका, तो 5 × 10 760। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 1100, यहाँ से मिल जाएगा आपको इंटू 1100। ठीक है, 2 से काट दीजिए, कितना कटेगा 550। ठीक है, इन दोनों गुणा कर लीजिए 153 × 550। ठीक है, दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 84,150। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 1/3 ऑफ 9 1/3 ऑफ 9। ठीक है, प्लस 6 × 4 -12 डिवाइड बाई 6 + 3 -2 की होल पावर कितनी है 1/2। अब डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 4/5 ऑफ 20 + 5 -6 डिवाइड बाई 2 -3 + 6 + 25 डिवाइड बाई 5 की होल पावर 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने से पहले आपको बोर्ड मास का नियम आना चाहिए। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, तो बोर्ड मास का नियम कहता है देखिए कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को खोलिए, ठीक, फिर ऑफ का मतलब गुणा होता है। ठीक है, फिर ऑफ को सॉल्व करिए, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। इस क्रम में आपको इक्वेशन को सॉल्व करनी है। चूँकि यहाँ पे पूरा एक ही ब्रैकेट दे रखा है नीचे और ऊपर, तो अब इसका नंबर किसका है ऑफ का। ऑफ का दे रखा है आपको ये, और ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ के बाद नंबर आएगा भाग का, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 × 9 प्लस। ठीक है, ये हमने कर लिया। 6 × 4 लिख लीजिए माइनस के 12 में हम 6 का भाग कर दें, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि ऑफ का नंबर किसका आएगा भाग का। प्लस कर लीजिए 3 माइनस के 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 1/2 बटे में जाएगा 4/5 × 20। ठीक है, प्लस 5 माइनस के 6 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 माइनस के 3 प्लस के 6 प्लस के 25 में 5 का भाग करेंगे कितना जाएगा 5 होल पावर 1/2। ठीक है, आगे सोल्व करिए, 3 से कट जाएगा आपका 3 बार, 5 से कट जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, अब हमने भाग कर लिया और ऑफ वाला सॉल्व कर लिया, नंबर आएगा गुणा का। तो ये यहाँ पर ऊपर बचेगा 3 प्लस 6 चौक 24 माइनस के 2 प्लस के 3 माइनस के 2 की पावर 1/2। 4 चौक 16 प्लस के 3 और 3 प्लस के 5 माइनस के 3 माइनस के 3 प्लस के 6 प्लस के 5 की पावर 1/2। क्लियर। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 24 और 3 27, 27 और 2 27 और 3 30, 30 में से 4 माइनस कर दिए कितना हो जाएगा 26। 26 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 ऊपर, नीचे देखिए 16 और 5 21, 21 और 6 27 और 5 32, 32 में 6 गए तो 26। ठीक है, दोनों संख्या सेम है, काट पीट हो जाएगी तो कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये सवाल दे रखा है आपको, इसे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करेंगे, 0.009 आपको दे रखा है 0.03 प्लस 0.0015 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क को मान सकते हैं अपनी तरफ से x प्लस 0.006 डिवाइड बाई 0.02 बराबर 0.9। इसको हमें सॉल्व करना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखना है कि क्या आएगा। ठीक है, देखिए
सबसे पहले इससे क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ऊपर 2 अंकों के बाद है और नीचे ऊपर 3 अंकों के बाद है, नीचे 2 अंकों के बाद है। कब इसको हटा सकते हैं, तो ऊपर नीचे भी आपको 3 अंक लगाने पड़ेंगे, यानी एक तरफ अपनी तरफ से 0 बढ़ाना पड़ेगा। अभी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे पॉइंट कैसे हटेगा, तो यहाँ पे आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट कैसे हटेगा, तो 10 से भाग करना पड़ेगा। इसको ले सकते हैं हम 9/30 प्लस 15/में x गुणा 10,000 प्लस के 6/20 बराबर 9/10। ठीक है, सब में से 10 कॉमन ले लेंगे तो एक 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 9 कटेगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 15/में x गुणा 1000 प्लस के 3 बराबर 9। 3 और 3 जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी 15/में x गुणा 1000 बराबर 9 माइनस के 6 यानी कि 3। ठीक, 3 से काट दीजिए एक बार, 3 से कटेगा 5 बार, तो ये हो जाएगा आपको 5/में x गुणा 1000 बराबर 1। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो 5/में 1000 x गुणा 1 में कर दीजिए, इधर x आ जाएगा और 5 में 1 जगह भाग देने का मतलब क्या है कि दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 3 अंकों के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.005। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 9/13 7/11 और 3/8 का HCF प्राप्त कीजिए। जब संख्या भिन्न के रूप में दे रखी होती हैं तो उसका HCF कैसे निकालते हैं, तो उसका HCF निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, HCF का फॉर्मूला क्या होता है, अंश का HCF, अंश का क्या निकालना है HCF और हर का क्या निकालना है आपको LCM। ठीक है, अंश क्या दे रखा है यहाँ पे 9 7 और 3, इसका क्या निकालना है HCF निकालना है, बटे में आएगा हर यानी कि 13 11 और 8 का LCM। ठीक है, 9 7 और 3 आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो उसका HCF कितना होता है, हमेशा 1 होता है। और नीचे 13 11 और 8 है, इन संख्याओं में भी आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो LCM बनेगा वो तीनों का मल्टीपल बनेगा, यानी कि 13 गुणा 11 गुणा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 1/में 1144, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है। अंकों को 5 पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले संख्या का मूल संख्या का अनुपात कितना था, 4:3। जब हम इसको बदल देंगे अंकों को तो अनुपात कितना बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में 3:4 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 3:4 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट में इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कम से 10%, 20%, 25% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने % की परिवर्तन आएगा। देखिए, लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 20% की और ऊंचाई में 25% की। आपको पता है 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। 20% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होता है, 1/5 होता है। और 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है। ठीक है, वृद्धि हो रही है, ध्यान 10/1 की वृद्धि, 5/1 की वृद्धि और 4/1 की वृद्धि। यदि लंबाई पहले 10 थी तो अब 1 की वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ऐसे ही यदि चौड़ाई 5 थी, 1 की वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगा, 6 हो जाएगी। और ऊंचाई पहले 4 थी तो ये अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कुल मिला के यदि आयतन कितना था, 10 पंजे 50 चौक 200 था, तो अब आयतन कितना हो जाएगा, 11 छक्के 66 पंजे 330 हो जाएगा। आयतन में कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 130 की वृद्धि हुई है। कितने % की वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि बराबर 130 की वृद्धि। मूल आयतन कितना था, 200, कितने % हो जाएगा, 200 से गुणा कर देंगे, 2 से कट जाएगा 65 बार। कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो 65% की वृद्धि हो जाएगी। किसमें, आयतन में। ऑप्शन नंबर डी, आयतन में ही वृद्धि पूछी थी, 65% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है अश्विन ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में 14% की कमी हो जाती है। क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है,
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। इस टाइप क्वेश्चन में हर प्रैक्टिस सेट में कराएं इससे पहले वाले में, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एक घड़ी को 16% मुनाफे पे बेचा जाता है। यदि इसे 10% कम पर खरीदा होता और 14 रुपये कम दाम में बेचा होता तो 25% का मुनाफा होता। घड़ी की लागत कीमत ज्ञात कीजिए, इन कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। देखिए मान लेते हैं जो घड़ी की मूल कीमत थी वो कितनी थी, 100 थी। ठीक है, 100 वाली चीज़ को 16% के फायदे में बेचा जा रहा है, तो कितने बेचा जा रहा होगा, तो आप कहेंगे 116 में बेचा जा रहा होगा। ठीक है, यदि इसे 10% कम पर खरीदता है, यानी ये 100 वाली चीज़ को यदि पहले वो 10% कम पर खरीदता तो 100 का 10% 10 ही होता है। यदि 10 कम में खरीदता है तो कितने में खरीदता, 90 में खरीदता, और उसे 25% के मुनाफे पे बेचता तो कितने में बेचता, तो 90 वाली चीज़ को यदि हम 25% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, तो 90 का 25%, देखिए 90 का 25% कितना होगा, 90 का 25% आप कहेंगे 22.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 22.5 के प्रॉफिट पे बेची जा रही है। कितनी बेची जा रही होगी, 112.5 में बेची जा रही होगी। पहले कितनी बेची जा रही थी, 116 में बेची जा रही थी। अब कितनी बेची जा रही है, 112.5 में बेची जा रही है। यानी पहले की तुलना में कितनी गिरावट हुई है, तो आप कहेंगे 3.5 यूनिट की गिरावट हुई है। कितनी गिरावट हुई है, 3.5 यूनिट की गिरावट हुई है। लेकिन एक्चुअल में कितनी गिरावट हुई है, यानी कितना कम में बेचा जा रहा है, 14 रुपये कम में बेचा जा रहा है। इसका मतलब आपको 3.5 यूनिट की वैल्यू मिल गई, कितनी, 14 रुपये। पूछा क्या था, लागत कीमत हमने कितनी मानी थी, 100 यूनिट मानी थी। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 3.5 की वैल्यू इतनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, 14 में 3.5 का भाग कर दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। 3.5 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, जो कि आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10% और 20% के दो लगातार वृद्धि चिन्हित करने के बाद 20% छूट पर एक वस्तु 2288 में बेची गई है। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था 10% का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। वृद्धि हो रही है 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। ऐसे 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10 होता है। और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का होता है आपका 1/5। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि शुरू में कीमत कितनी थी, 10 यूनिट थी, तो 1 की वृद्धि के बाद कीमत कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। शुरू में कीमत यदि 10 यूनिट थी तो 3 की वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और इस पर डिस्काउंट कितना दिया गया, 20%। यानी यदि शुरू में 5 थी तो 1 की कमी की गई है, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, कुल मिला के यदि कीमत कितनी थी, 10 × 10 100, 100 पंजे 500। तो बिक्री के बाद कीमत कितनी हो जाएगी, 13 × 11 × 4, यानी 13 चौक 52, 52 × 572 हो जाएगा ये। ठीक है, 52 × 11 572। लेकिन एक्चुअल में कीमत है कितनी बेचा जा रहा है, 2288 में बेची जा रही है, जो कि 572 का 4 गुना है। आपसे लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य कितना है, 500 यूनिट। 500 यूनिट का भी 4 गुना कर दीजिए, कितना जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18,000 पर 10% की छूट और उसी समान राशि पर 5% और 5% दो क्रमागत छूट के बीच कितना अंतर है। देखिए 10% की एकल छूट और 5% और 5% दो छूटों के बीच में कितना अंतर होगा। तो यदि हम ये ज्ञात करेंगे 5% और 5% दो जो छूटें हैं वो किस एकल छूट के बराबर होंगी, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है x + y एक्स वाई अपॉन 100। छूट के मामले में क्या होता है, ये माइनस का हो जाता है, ये भी माइनस का हो जाता है और ये आपका प्लस का रहता है। तो x और y की वैल्यू क्या है, 5 5 है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस के 5 प्लस के 5 गुणा 5 बटे में 100, यानी 25/100 कितना हो जाएगा, 0.25। 5 और 5 10 प्लस के 0.25%। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 9.75%। अंतर की बात करें तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, 10% और इसमें तो 0.25% का अंतर आएगा। ठीक है, 0.25% का अंतर आएगा। ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये आपको दिमाग में आ जानी चाहिए तुरंत के तुरंत कि ये 10% है और इन दोनों छोटे कितना अंतर आएगा। अंतर आता है इन दोनों के मल्टीपल में 100 से भाग करने के बराबर, यानी इसके बराबर अंतर आता है। ठीक है, क्योंकि ये तो 10 से 10 कट ही जाएगा, बाकी अंतर किसका आएगा, 0.25% का अंतर आएगा। बस वैल्यू निकाल दीजिए 0.25% की। देखिए 18,000 का 0.25% निकालना हमें।
ठीक। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में 100 और आपका आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो भी खत्म, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2 से कटेगा 9 बार, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा 45, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 16 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि 15 गुना कितने साल में हो जाएगा। देखिए आपको एक चीज़ पता होगी कि जो साधारण ब्याज होता है वो समान समय में समान मूल्य की वृद्धि होती है, उसमें समान समय में समान ब्याज मिलता है। तो अपने आप का 3 गुना हो रहा है, यानी यदि कोई राशि पी थी तो 15 साल में कितना, 16 साल में कितना हो गया, 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी अपने आप की 3p हो जाएगी, क्योंकि 3 गुना हो जाता है। तो राशि 3p हो रही है, p से 3p हो रही है, तो ब्याज कितना मिल रहा होगा, ब्याज मिल रहा होगा, मिश्रण में से मूलधन घटा देंगे तो 2p का ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, कितने साल मिल रहा है, 16 साल मिल रहा है। फिर कह रहे हैं कितने वर्षों में अपने आप का 15 गुना हो जाएगा, यानी p से कितना हो जाएगा 15p हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15p। जब p से 15p हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा होगा, 15p में से 15p में से p घटा देंगे तो 14p आपको ब्याज मिल रहा होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्याज मिलता है साधारण ब्याज के केस में क्या होता है कि जो साधारण ब्याज मिलता है वो समान समय में समान ब्याज मिलता है। जब 16 वर्ष में 2p ब्याज मिल रहा है तो 14p ब्याज कितने साल में मिलेगा। तो देखिए 2p से 14p होने में कितना समय लग रहा है, मतलब कितना गुना है 2p से 14p 7 गुना है, तो समय भी कितना लग जाएगा 7 गुना समय लग जाएगा, यानी 16 का 7 गुना कितना हो जाएगा 112 वर्ष। ठीक है, यानी समय यानी कि जो धन है, धन को 15 गुना होने में कितना समय लगेगा 112 वर्ष का समय लग जाएगा। 2p ब्याज मिलने में 16 साल लग रहा है, तो 14p ब्याज मिलने में कितना साल लगेगा, 2p का ही 7 गुना है तो 16 का 7 गुना कर दीजिए 112 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के तहत 68,500 की राशि निवेश की गई है। यदि 28 वर्ष बाद राशि निकाल ली जाती है और कुल राशि का 3/4 हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन कितना था 68,500, 28 साल के लिए निवेश किया जा रहा है, 5% दर से। पहले हम निकालते हैं ब्याज, ब्याज कितना मिल जाएगा हमको 28 सालों में, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, यानी कि 68,500 गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा आपका 685 गुणा 28 पंजे 140। ठीक है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 95,900। ठीक है, यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा और मूलधन कितना था 68,500, तो मिश्रण कितना बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा 95,900 प्लस मूलधन यानी कि 68,500, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये बनेगा आपका 0 0 9 5 14 8 5 1 14 और 1,64,400, ये आपका मिश्रण बन जाएगा 28 साल के बाद। इसका 3/4 हिस्सा शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, बाकी हिस्सा कितना बचेगा 1/4, बाकी शेष हिस्सा कितना होगा 3/4 तो निवेश कर दिया, बचा कितना 1/4 बचा, तो 64,44,000 का 1/4 निकाल दीजिए सीधे सीधे, 4 से भाग करिए, 4 चक 16, 4 एकम 4, 41,100, 41,100 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1,400 रुपये का 2 साल का ब्याज बताइए। तो 2 साल के लिए 10% दर से प्रभावी दर कितनी बनती है आपको पता होना चाहिए, कितना बनते हैं 21%। तो क्या करना है आपको 1,400 का 21% निकाल देना है, तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा 21 चौक 84 और 21 एकम 21 और 8 29, यानी 294 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप की दोगुनी हो जाती है। देखिए 15 वर्षों में कितनी हो जाती है, 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, पूछा है कि कितने वर्षों में अपने आप की कितनी हो जाएगी 1024 गुनी हो जाएगी, यानी ये समय हमसे पूछा है। देखिए इन दोनों की हम तुलना करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं। तो जो 1024 जो लिखा हुआ है इसको हमें 2 की पावर के रूप में लिखना होता है, यानी जो ऊपर संख्या दे रखी है उसकी पावर के रूप में लिखना होता है। 1024 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 10, जो पावर आपकी निकल के आई उसका क्या करना है आपको इससे गुणा करना है समय से, 10 गुणा 15 कितना हो जाएगा 150 वर्ष, यानी कि यदि 15 वर्ष में कोई राशि अपने आप के दोगुना हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 1024 गुना कितने साल में हो जाएगी, तो 150 साल में 1024 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा,
देखिए क्वेश्चन दे रखा है, 3 साझेदार दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। और बोला है कि तीनों का कुल लाभ कितना है, 3000 है। और जो एक्स का हिस्सा है वो जेड की तुलना में 400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है। तो हम मान लें कि जेड का जो हिस्सा है वो जेड ही है, तो तो वाई का हिस्सा कितना होगा, जेड से कितना कम है, 200 कम है। यानी ये हिस्सा हो जाएगा जेड माइनस के 200, और जो एक्स का हिस्सा है वो जेड से कितना कम है, 400 कम है, तो ये हिस्सा हो जाएगा जेड माइनस के 400, ठीक है। और तीनों का कुल हिस्सा है कितना, तो आप कहेंगे 3000 है। कितना है, 3000 है। बस इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए जेड प्लस जेड प्लस जेड कितना हो जाएगा, 3 जेड माइनस के 600 बराबर 3000। 600 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। 3 जेड की वैल्यू हो जाएगी 3600, जेड बराबर कितना जाएगा, 1200। तो जेड की वैल्यू 1200 है, कितनी, 1200 है, तो बाई कितना होगा, जेड से 200 कम है। जेड की वैल्यू 1200 है, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी, जेड से 200 कम यानी कि 1000। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जेड से 400 कम यानी कि 800। इन तीनों का रेशियो निकालना है हमें। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 5 और 2 से कटेगा 6 बार। तीनों का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 4:5:6। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और तब परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है, उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन तक उसके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर बच्चे और माँ की आयु में 22 वर्षों का अंतर है तो उसकी पत्नी की आयु वर्तमान कितनी है। देखिए 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 45। तो 6 सदस्यों का योग कितना जाएगा, 6 का योग हो जाएगा 6 गुणा 45 यानी कि 270 वर्ष, ठीक है। अब क्या होगा, 10 वर्ष पहले की बात चल रही है, यदि हम वर्तमान की बात करें तो सभी 6 का योग कितना हो जाएगा, सब में 10 साथ जुड़ जाएगा यानी कि 270 प्लस के 60 कितना हो जाएगा, 330 वर्ष, ठीक है। 330 वर्ष वर्तमान आयु का योग हो जाएगा उनका, वर्तमान में उनकी आयु का योग हो जाएगा। अब जो 6 सदस्य हैं उनका योग 330 वर्ष है, लेकिन अब सदस्य कितने हो गए, 2 सदस्य आपके और बढ़ गए, ठीक है, एक पत्नी और एक उसका बच्चा। अब सदस्य कितने हो गए, 8। अब उनकी आयु का औसत कितना है, अभी आयु का औसत वही है जो पहले था यानी 45 है। तो अब आयु का योग कितना हो जाएगा, 8 गुणा 45 यानी कि 360। 6 सदस्यों की आयु का वर्तमान योग 330 है, 8 सदस्यों की आयु का वर्तमान योग 360 है, यानी कि जो 2 सदस्य एक्स्ट्रा बढ़ गए उनकी आयु का योग कितना होगा, 360 माइनस के 330 यानी कि 30 वर्ष होगा। और 2 सदस्य हैं कौन कौन, पिता, माता और पुत्र, ठीक है, यानी कि माता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा, तो 30 वर्ष होगा। कितना होगा, 30 वर्ष, ठीक है। माता को मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए और पुत्र को y मान लेता हूँ। तो आपको पता है कि x प्लस y दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। और दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 22 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 22 वर्ष। अब इस समीकरण को सॉल्व करें तो हमें यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 30 प्लस 22 दोनों का योग बटे में 2, ठीक है, यानी कि 26 वर्ष। पूछा किसका था, पत्नी की वर्तमान आयु। एक्स हमने क्या माना है, पत्नी, यानी कि सॉरी माता जो थी उसकी, वही माता कर लीजिए या फिर पत्नी कर लीजिए, एक ही बात है। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 26 वर्ष निकल के आ गई। और एक्स की यानी कि माता कर लीजिए या फिर पत्नी कर लीजिए, उसी की आयु आपसे पूछी थी, कितनी हो जाएगी आपकी, 26 वर्ष ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसकी मैंने अलग से शॉर्ट वीडियो बना दी है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल ट्रिक के साथ में बताया मैंने इसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, ए 94 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी 141 दिनों में और सी 188 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए करता है 94 दिनों में और बी करता है 141 और सी करता है 188। हमने मान लेते हैं टोटल काम इन तीनों के एलसीएम के बराबर, जो कि निकल के आएगा 564 यूनिट, ठीक है। 94 के जो ए है वो 94 दिन में 564 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आप कहेंगे इसका भाग कर दीजिए इसमें, तो एक दिन का काम निकल के आएगा 6 यूनिट।
ऐसे 141 के हिसाब से एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 4 यूनिट। और 188 दिनों में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 यूनिट। ठीक है। अब कह रहा है कि पहले दिन ए ने अकेले कार्य शुरू किया, फिर दूसरे दिन बी और सी लग गए, और तीसरे दिन ए और सी लगे। ठीक है। बात करें पहले दिन की, पहले दिन क्या होता है, ए अकेला काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट। दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन बी और सी करेंगे, बी एक दिन में करता है 4 यूनिट, सी करता है एक दिन में 3 यूनिट। कुल मिला के दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे, 7 यूनिट। तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन ए और सी काम करेंगे, ए करता है 6 यूनिट काम, सी करता है 3 यूनिट काम, दोनों मिलकर कितना कर देंगे, 9 यूनिट काम कर देंगे। यानी कुल मिला के इन 3 दिनों में कितना काम हुआ है, तो 6, 7, 13, 9, 22 यूनिट काम हुआ है। ठीक है। फिर कह रहा है कि इसी चक्र को दोहराते हैं, यानी 3-3 दिन का एक सर्कल बनेगा। तो ऐसे कितने सर्कल बन जाएंगे, तो आप कहेंगे 564 में 22 का भाग करके चेक कर लीजिए। जब हम 564 में 22 का भाग कर देंगे तो कितने सर्कल बन जाएंगे पूरे, तो आप कहेंगे 25 सर्कल तो पूरे बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 25 × 22 कितना होता है, 550। बाकी 14 दिन आप 14 यूनिट काम आपका फिर भी रह जाएगा। ठीक है। तो 3 दिन का एक सर्कल बनना है। ऐसे सर्कल कितने बनते हैं, 25। तो कुल मिलाकर समय कितना लग जाएगा आपको, तो समय लग जाएगा आपको 25 × 3 यानी कि 75 दिन तो आपको पूरे लग जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अभी कितना कार्य और बचा है, 14 यूनिट कार्य और बचा है। तो 75 दिन के बाद में अगला नंबर आएगा पहले वाले का, यानी कि ए का। ए 6 यूनिट काम करके और चला जाएगा, यानी एक दिन में 6 यूनिट काम करके और चला जाएगा। ठीक है। फिर किसका नंबर आएगा, बी और सी का, जो कि एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 यूनिट काम करके और चले जाएंगे। कुल मिला के 2 दिन काम पूरा हो जाएगा। 6 और 7 13 यूनिट काम हो जाएगा। 14 में से 13 यूनिट काम हो जाएगा, बच्चे कितना, 1 यूनिट काम बचेगा। उस 1 यूनिट काम को कौन करेगा, तीसरे दिन आके ए और सी करेंगे। तो एक काम को करने में, 1 यूनिट काम को करने में कितना समय लग जाएगा, बी और सी को 1/9 दिन का समय लग जाएगा। क्योंकि एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं तो 1 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, 1/9 दिन का समय लग जाएगा। यानी कुल मिलाकर कितना समय लगेगा, 75 दिन तो आपको पूरे लग गए। ठीक है। उसके बाद एक दिन आप 6 यूनिट काम करने में लग गया, उसके बाद एक दिन आपको 7 यूनिट काम करने के में लग गया। बचा जो 1 यूनिट काम था, 14 में से जो 1 यूनिट काम बचा था उसको करने में कितना समय लगेगा, 1/9 दिन का समय लगेगा। कुल समय कितना हो गया, 75, 76, 77 सही 1/9 दिन का समय लग जाएगा आपको। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों के बाद में बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आराम से 11 दिनों में पूरा कर लिया। उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया। देखिए, जब हम क्षमता की बात करें तो ए और बी की क्षमता का रेशियो क्या है, बी की क्षमता है वो ए की 2 गुनी। यदि हम ए की क्षमता 1 मान लें तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। ठीक है। एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में काम कर सकता है पूरा खत्म। और एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और पूरा काम 15 दिन में ख़त्म कर देता है। तो कुल काम कितना रहा होगा, 15 यूनिट काम रहा होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों के बाद बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आराम से 11 दिनों में पूरा कर लिया। कितने दिन में पूरा कर लिया, 11 दिनों में पूरा कर लिया। यानी जो बी है वो कुछ दिनों के बाद शामिल हुआ है, लेकिन ए तो पूरे 11 दिन काम किया है। तो ए ने 11 दिन में कितना काम किया हुआ, ए ने 11 दिन में कितना काम किया है। चूँकि ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 11 दिन में कितना काम करेगा, 11 × 1 यानी कि 11 यूनिट काम करेगा। तो बचा हुआ 4 यूनिट काम, टोटल काम कितना था, 15 था। बचा काम कितना, बचा काम है आपका 15 - 11 यानी कि 4 यूनिट काम। इस काम को किसने किया हुआ, बी ने किया हुआ, क्योंकि 2 ही व्यक्ति हैं ए और बी। जिसमें ए ने कर दिया 11 यूनिट काम, तो बचा बी 4 यूनिट काम किसने किया हुआ, बी ने किया होगा। तो बी ने कितना काम किया है, 4 यूनिट काम किया। अब बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। तो 4 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, बी को एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 4 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, 4/2 यानी कि 2 दिन का समय लग जाएगा। यही आपसे पूछा था कि बी ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन काम किया है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह बेदही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 की स्पीड से और वापस आती है और 10 की स्पीड से।
दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति बताइए। तो जब जाने की स्पीड और जाने की दूरी और आने की दूरी क्या हो, समान हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2x/y अपॉन में x + y। x पहली स्पीड है, y दूसरी स्पीड है, तो लगा दीजिए 2x, x कितना है 15, y कितना है 10 बटे में दोनों का योग यानी कि 25। 5 से काटिए 5 बार, और ये 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, 142 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा करती हुई एक रेलगाड़ी 38 किलोमीटर प्रति घंटा पर विपरीत दिशा में यात्रा करती हुई दूसरी आधी लंबाई वाली रेलगाड़ी को पूरी तरह से 6 सेकंड में पार करती है। यदि यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी है, यानी ये जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई हमने मान ली कितनी, x किलोमीटर प्रति, सॉरी इसकी लंबाई मान ली हमने x मीटर, ठीक है। जो दूसरी रेलगाड़ी ये वाली, इसकी लंबाई क्या है, इसकी आधी है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x/2 मीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, जब एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को किस स्पीड से पार करेंगे एक दूसरे को, तो पार करेंगे, दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, 142 प्लस के 38 यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब चूँकि लंबाई आपको मीटर में दे रखी है तो हम स्पीड को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। 18 से कट जाएगा 10 बार, 10 × 50, 5 कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी आपको स्पीड मिल गई 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब जब ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे, दूरी कितनी चल देंगे, दूरी चलनी पड़ेगी इनको एक दूसरे की लंबाई के योग के बराबर, यानी कि x + x/2, ये हो जाएगा 3/2x, ठीक है। और समय कितना ले रहे हैं एक दूसरे को पार करने में, 6 सेकंड। अब आपके पास तीनों चीज़ें हैं, दूरी भी है, समय भी है और चाल भी है। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। इसको फॉर्मूले रख लीजिए, एस की वैल्यू कितनी जाएगा, 50 आ जाएगी यहाँ से। डिस्टेंस कितनी है, 3/2x, और समय कितना है, 6 सेकंड, ठीक है। 50 से 300, 300 बराबर 3/2x, 3 से कट जाएगा 100 बार, 100 × 2 कितना हो जाएगा, 200। एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 200। यानी जो बड़ी ट्रेन है वो कितने मीटर की है, 200 मीटर की है। ये निकल के आ गई आपकी 200 मीटर, तो ये किसकी आती है, यानी कि ये कितनी जाएगी, 100 मीटर की। क्लियर। लेकिन अब आपसे पूछा क्या है कि जब ये बड़ी ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 45 सेकंड में लग जाते हैं इसको। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। देखिए, मान लेते हैं जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी होगी, L मीटर की होगी, ठीक है। जब बड़ी वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, इसको डिस्टेंस चलनी पड़ेगी L + के 200, ठीक है। और समय कितना ले रहा है, समय लग रहा है आपको, टाइम लग रहा है कितना, 45 सेकंड। तो देखिए स्पीड तो आपकी कितनी रहेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की स्पीड तो होती ही नहीं है, तो स्पीड कितनी रहेगी इसकी, 142 मीटर प्रति सेकंड, देखिए सॉरी 142 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से काट दीजिए 9 बार, और 2 से कटेगा आपका 71 बार, 71 × 5/9, ठीक। ये होगी आपकी इसकी स्पीड। अब देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर 4 गुना समय। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड × टाइम। डिस्टेंस कितनी है, L + 200। स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 71 × 5/9, और टाइम कितना लग रहा है, 45 सेकेंड। 9 से काटिए 5 बार, 25 25 × 71 कितना होता है, 25 से कम 25 और 1770, ठीक है। L + 200 बराबर 1770 है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1775 - के 200 यानी कि 1575 मीटर। L क्या माना था हमने, प्लेटफॉर्म की लंबाई मानी थी। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 1575 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। देखिए ये आपका क्या दे रखा है, एक दंडारेख दे रखा है, ये आपका रेखा चित्र दे रखा है। पूछा क्या है, देखिए 5 आपके शहर दे रखे हैं, इसमें कुल जनसंख्या और शहरों में महिलाओं की संख्या दर्शाता है।
और रेखा चित्र क्या दर्शाता है? रेखा चित्र दर्शाता है प्रत्येक शहर के लिए साक्षर महिलाओं का परसेंटेज दिखाता है। पूछा क्या, शहर ए से निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। शहर ए में निरक्षर महिलाएं कितनी है? शहर ए में महिलाएं कितनी है? 20,000। 20,000 में से कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो 96%। तो कितनी अनपढ़ हुई? 4%। तो 20,000 का कितना परसेंट अनपढ़ हुई, यानी कि निरक्षर हुई? देखिए 96% साक्षर हैं, तो बच्चे हुई 4% क्या होंगी? निरक्षर होंगी। तो 20,000 का 4% निकाल दीजिए, कितना निकल के आएगा? 800। यानी 800 महिलाएं को क्या होंगी? आपकी निरक्षर महिलाएं होंगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि शहर ई में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। शहर ई में, ई शहर में पुरुष कितने हैं? देखिए टोटल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 53,750 है। 53,750। इसमें से महिला कितनी है? 21,500। तो बच्चे हुए क्या होंगे? पुरुष होंगे। टोटल जनसंख्या थी 53,750, जिसमें से महिला 21,500 हैं। तो बची हुई जनसंख्या कितनी होगी? पुरुषों की होगी। घटा दीजिए, 0, 50, 2, 2 और आपके 3, 32,250। ठीक है, 32,250 क्या होगी? पुरुषों की जनसंख्या होगी। ठीक है, देखिए जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121, देखिए 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग की बजाय मान लिया हमने ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 121, तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू 11 है, तो इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी? 4 गुना बचा, यानी परिमाप निकल के आ जाएगी आपकी 11 चौक 44। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, जो कि दे रखा है आपको 44 के बराबर, यानी वर्ग की परिमाप के बराबर। वर्ग की परिमाप कितनी है? 44 है। यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा r बराबर 44। 22 दूनी 44, 44 से 44 करेगा एक बार, 1 गुणा 7 हो जाएगा 7, यानी r की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 7 सेंटीमीटर। पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो 22/7 गुणा r की वैल्यू है 7 गुणा 7, 22 7 154, 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या निकल के आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज का उसके कर्ण के आसपास गुणन करने पर प्राप्त आकृति के परिमाण का पता लगाएं, यह मानते हुए कि त्रिकोण का आधार एवं ऊंचाई कम से 7 मीटर और 24 मीटर है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह एक है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार है 7 और ऊंचाई है 24। जब ये 7 है, ये 24 से कितना होगा? 25 होगा। कैसे निकाला 25? क्योंकि 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, क्योंकि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसको जब हम कर्ण के सापेक्ष घुमाते हैं, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको ऐसे, तो जो आकृति बनेगी उसका हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम यानी आयतन चाहिए। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी? तो ये इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे शंकु नजर आएगा, ऐसा शंकु निकल के आएगा जिसकी जो ये आपकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये शंकु की पूरी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यदि ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर की थी, इसको यदि हम r मान लें तो ये r कितनी हो जाएगी? देखिए यदि हम इस त्रिभुज में बात करें, समकोण त्रिभुज में, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, बराबर। यदि हम इस त्रिभुज में बात करें, ठीक है, इसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में बात करें, तो ये इसको हम आधार मान लें, तो ये इस पर क्या है? लंबा है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार, यानी कि ये लंबाई कितनी है? 25 गुणा लंब, यानी कि ये h। यहाँ से हम h की वैल्यू, h क्या है हमारे यहाँ पे? r है। क्या है? इसकी त्रिज्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या। r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे? 24 7 168 बटे में 25, यानी ये त्रिज्या निकल के आएगी किसकी? शंकु के आधार की। क्लियर है? हमें इसका पूरे का आयतन चाहिए, तो पूरे का आयतन कैसे निकाल सकते हैं हम? शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है,
यदि हम इस शंकु की बात करें, किस वाले की, ऊपर वाले की, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यदि ये लंबाई हमारी x है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली कितनी होगी, 25 माइनस के x होगी। ठीक है, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी है, 25 है। तो देखिए वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर कितनी वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 168/25। तो ये हो जाएगा 168/25 का होल स्क्वायर इंटू एच। यदि हम इस वाले शंकु की बात करें तो इसमें एच कितना है, x है, प्लस 1/3 पाई, इसके लिए भी आर क्या होगी, समान ही होगी, तो 168/25 का होल स्क्वायर गुणा एच, यानी ये लंबाई कितनी होगी, 25 माइनस के एक्स, यानी लिख लीजिए 25 माइनस के एक्स। क्लियर। अब देखिए इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/3 पाई 168/25 का होल स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 25 माइनस के x। x से x खत्म, कितना बचा, 25 बचा। 1/3 पाई गुणा, इसको खोल दीजिए, 168 गुणा 168/25 गुणा 25, यहाँ से आपको कितना मिल गया था, 25। 25 से 25 खत्म। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 पंजे 15, 3 छक 18, ये बचेगा पाई गुणा 56 गुणा 168/25। ठीक है, देखिए आगे देखिए, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9408/25 और पाई। ठीक है, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेब, संतरे और आम युक्त 300 फलों में से एक टोकरी में 40% फल संतरे हैं, 25% आम है और शेष क्या है, सेब है। तो एक फल टोकरी में से लिया जाता है। संभावना ज्ञात करेंगे, चयनित फल क्या है, एक सेब है। टोटल फल कितने हैं, 300। टोटल संभावना आपकी 300 नीचे आती है, और सेब कितने हैं, सेब आपके देखिए 40 और 25 65, बच्चे कितना है, 35%। 35% सेब होंगे, तो 300 का 35% कितना हो जाएगा, 105। यानी 300 में से 105 आने की संभावना है। संभावना निकालिए, रेशियो निकालिए, 15 से 105, 15 से 20 बार 7/20, 7/20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कथन और निष्कर्ष। सभी गेहूं क्या हैं, भूरे। सभी गेहूं भूरे हैं। फिर कह रहा है कुछ भूरे चीनी है, कुछ भूरे क्या है, चीनी है। कोई चीनी सफ़ेद नहीं है, कोई चीनी क्या है, सफ़ेद नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल सकता है, कुछ गेहूं चीनी है, कुछ गेहूं चीनी है नहीं, पहला गलत है। कुछ गेहूं सफ़ेद नहीं है, कुछ गेहूं सफ़ेद नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका गेहूं और सफ़ेद के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया था, गेहूं और चीनी के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया था, तो ये आपका 100% सत्य नहीं हो सकता। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हैं। दोनों गलत होने के केस में कौन सा ऑप्शन लगेगा, सी। सी किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में ही दे रखा है। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल मैं आपको पूरे प्रैक्टिस सेट में कराता आ रहा हूँ, तो इस सवाल का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए दर्पण प्रतिबिंब बताना है इसका। तो 9 का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो 9 का दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से किसमें बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, इसमें और इसमें और इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। दूसरी बात देखिए, ये जो बी है और डी है, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो इसका उल्टा थोड़ी बनेगा। ठीक है, यानी इसका इस दिशा में बनेगा, ना कि उल्टा बनेगा। देखिए इसमें क्या बना रखा है, उल्टा बना रखा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसमें उल्टा बना रखा है तो ये भी नहीं होगा। ये क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, इनको शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है और बताना है कि तीसरे नंबर पर कौन सा है। तो देखिए शुरू के दोनों लेटर तो सब में सेम है। अब देखते हैं यू डब्ल्यू बी और सी। सबसे पहले कौन आएगा, इसमें बी वाला आएगा, तो ये आ गया पहले नंबर पे, सी वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आता है यू आता है, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, और ये आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा। तीसरा वाला पूछा था, तो यू वाला
तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इसमें बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा। देखिए क्या सीरीज लग रही है इसमें, तो ए बी सी डी लगातार सीरीज बढ़ रही है, तो आएगा यहाँ पे ई आएगा, तो ये आपका नहीं आंसर हो सकता। ठीक है, फिर बी सी डी ई एफ आएगा, एफ किसमें दे रखा है, इसमें और इसमें दे रखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर जेड बाई यानी घटता क्रम में एक्स डब्लू और फिर आएगा वी किसमें दे रखा है, आपको इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा। एक सीरीज दे रखी है, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के अभी अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं समय कम होने की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है कि जो शब्द है उसका जो अंत के 2 लेटर है उनसे एक शब्द बनाया गया, अगला वाला आई सी से मिलके आइस बॉक्स बनाया गया है, ओ एक्स से मिलके ऑक्सीजन बनाया गया है, ई एन से मिलके एंटाइस बनाया गया है, और सी ई से मिलकर अगला शब्द बनेगा, जो कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे हुआ, इन दोनों में क्या रिलेशन बना है वो देखिए पहले। एस के बाद क्या आया है टी, ओ के बाद पी, यानी सब में क्या हो रहा है +1 हो रहा है। पी के बाद क्या आएगा क्यू आएगा, पी के बाद क्या आएगा क्यू आएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए दोनों में सब सेम है, बस तीसरे नंबर वाला अलग है। तीसरे वाला चेक कर लिए, एन के बाद में क्या आता है ओ आता है, तो ओ वाला आएगा ना कि पी वाला आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है, मान लेते हैं यहाँ से चलते हैं, उत्तर में चलाते हैं इसको पहले। ठीक है, कितना चलता है 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, फिर कितना चलता है 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है कितना चलता है 5 किलोमीटर। ठीक है, यदि जब 5 किलोमीटर चल रहा है तो इसका मुंह किसकी तरफ था, तो दक्षिण की तरफ था। यदि ये दिशा कौन सी थी उत्तर है, तो ये दिशा कौन सी होगी दक्षिण होगी। तो जब ये दक्षिण की तरफ ही जा रहा है तो हमने शुरुआत किसकी तरफ करी थी, उत्तर की तरफ ही तो करी थी। तो यही आपसे पूछा कि वो किस तरह दिशा की तरफ चलाता शुरू में, किधर चलाता शुरू में, तो उत्तर की ओर ही वो चलाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका पाई चार्ट दे रखा है, इसमें 15 करोड़ यूनिट साबुनों की संख्या दिखाई गई है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए ब्रांड सी और ब्रांड ई द्वारा एक साथ बेची गई साबुनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सी और ई देखिए, सी कितना है, सी है आपका 18% और ई है आपका 32%, दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 50%। तो 15 करोड़ का 50% कितना हो जाएगा 7.5 करोड़, 7.5 करोड़, दोनों मिला के कितना साबुन बेच रहे हैं 7.5 करोड़ बेच रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वही आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, ब्रांड ए और ब्रांड ए द्वारा बेची गई साबुन ब्रांड बी द्वारा बेची गई साबुन का कितना % है, यानी ए द्वारा जो साबुन बेचा गया वो बी का कितना % है। देखिए पाई चार्ट में देखिए, ए में कितना बेचा गया 15% और बी में बेचा गया 25%। जो 15 है वो 25 का कितना % है, 100 से गुणा कर दीजिए, 4 15 चौक 60, कितना % है तो 60% है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और तर्क वाला। क्या लोकतंत्र में सभी समाचारों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, सभी समाचारों को, तर्क क्या दे रखा है इसके पीछे, हाँ अत्यधिक समाचार लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, तो ये तो आपका तर्क नहीं है। नहीं, नियंत्रित समाचार विश्वसनीयता खो देते हैं, एकदम सही बात है। ये सरकार समाचारों पर नियंत्रण करेगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा वाला आपका तर्क क्या है, सही है, दूसरा सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा। बी किस में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, 39 देखिएगा, कथन और निष्कर्ष। अमीन अपनी पूरी संपत्ति को अपने 4 बच्चों में विभाजित करता है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस कथन से, अमीन के केवल 4 बच्चे हैं। देखिए, अपने 4 बच्चों में विभाजित करता है, हो सकता है उसके और भी बच्चे हों, तो इससे आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उसके 4 बच्चे होंगे। ठीक है, यदि वो ये कहता है कि अपने सभी 4 बच्चों में, तो आप एक तरफ से मान सकते हैं उसके 4 बच्चे होंगे, लेकिन इसमें कथन में कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, तो पहला तो आपका निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा देखिए, अमीन अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं लेगा, तो इसने बोला कि अपनी पूरी संपत्ति बच्चों में बांटेगा। ठीक है, 4 बच्चों में बांटेगा, इसका मतलब खुद इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है, तो दूसरा आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष सही होने का मतलब क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दूसरा आपका बी में है, बी किस में दे रखा है, आपको सी में दे रखा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा,
सितंबर 2212 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसका हफ्ते का दिन कैसे निकालते हैं, तो इसका कोड होते हैं कुछ, वो कोड आपको मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई है उसमें से पता रखें। देखिए सितंबर 15/2212 का कोड कैसे निकालेंगे। तो देखिए 15 सितंबर, 15 का 15 लिखिए, सितंबर का कोड होता है 5 प्लस 22 का कोड कितना होता है 3, 12 का 12 लिखिए, 12 में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 से भाग कर लीजिए, कितना आएगा 3। इस पूरे में कितने से भाग कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 और 12 35 और 3 38, 38 में 7 से भाग करेंगे कितना शेष पर आएगा 3। और 3 शेष पर किसका मतलब कितना, किसका कोड होता है मैं अब जो अपने कोड की शुरुआत करता हूँ संडे से करता हूँ, संडे मंडे और ट्यूसडे, यानी कि 1 2 3। 3 कोड किसका होगा, 3 कोड होगा आपका ट्यूसडे का। तो 15 सितंबर 2212 को कौन सा दिन होगा हफ्ते का, तो मंगलवार होगा। ठीक है, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।